अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे नशे के आदी लोगों के हवाले से। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये रिहैबिलिटेशन है जहां पर नशे के आदी जो लोग हैं वो आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मेरे पीछे भी है कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कि नशा करते हैं लेकिन इनको लॉक में बंद किया गया है क्योंकि ये लोग काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो जाते हैं। बाकी जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर उन्हें ये आदत पड़ी कैसे, उसके नुकसान क्या हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? हमज़ा ज़मील। आप नशा करते थे? जी बिल्कुल। आई वाज एडिक्टेड टू आइस एंड आई यूज्ड टू टेक आइस लाइक about a gram daily, but what I like to say that is that without the help of your family and without the help of this institute we cannot quit addiction. It's very difficult, right? काफ़ी आपकी जिस तरह से आप इंग्लिश में, डेफिनेटली हम वो इसलिए नहीं अपने ऑनर बोल सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं तो उनके लिए समझने में मुश्किल होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उर्दू में बात करें, लेकिन जिस तरह से आप बोले हैं उससे लग रहा है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं। Yes. इतनी एजुकेशन के बाद नशे का आदी होना, आदत कैसे हुई आप? आपको पता है कि ये एशियन कंट्री है और इसमें जो है वो जो ड्रग एडिक्शंस हैं वो कॉमनली दे आर लाइक बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर हम किसी, मैं बहरीन में भी रहा हूँ, वहाँ के किसी भी कंट्री में जो इसकी सज़ा है, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मंशियात फ़रोश या कोई इस तरह के लोग होते हैं उनकी जो सज़ा है दैट इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड एंड दैट इज़ वेरी हार्श। बट यहाँ पे रिश्वत और ये सब कुछ, और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनिटी, अगर आपका एनवायरनमेंट, आपकी कम्युनिटी, आपकी सेटिंग दैट इज़ विद द बैड पर्सन, सो यू विल मस्ट गेट। आप इल्ज़ाम बुरे लोगों को देते हैं? इसका इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं जाता क्योंकि कोई आपको बज़िद करके या आपको आपके मुंह के अंदर नशा नहीं डाल सकता। लेकिन ये हमारी अपनी जो है वो हम अपनी वजह से इसमें झुलसते हैं, हम इसमें जाते हैं, लेकिन हमें वो ये चीज़ नहीं पता होती कि आने वाले वक्त के अंदर ये एक ऐसी दलदल है कि जिसके अंदर हम महव हो जाएंगे। लेकिन जो आप नशे के आदी हुए हैं वो बैड कम्युनिटी को कह सकते हैं कि आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में था। यस यस, व्हाट ऑल है। कितने टाइम से? इट्स लाइक फ्रॉम 3 years। अच्छा, तो अब आपने फैसला किया कि आपने ये आदत छोड़नी है। हाँ जी, मेरे से ज़्यादा मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये फ़ैसला किया, और उससे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इंस्टीट्यूट का जिसके CEO हैं मलिक नज़ीर साहब, ठीक है। इनकी हेल्प की वजह, क्योंकि जब हम लोगों को या फैमिली हमारी उठवाती है तब हमें ये फ़ील होता है कि हमारी फैमिली ने हमारे साथ गलत किया है, इदारे ने गलत किया। लेकिन ऐसा जब हम यहाँ पे रहते हैं, जब हमारी बॉडी वॉश होती है फॉर द फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ के लिए जब फिर हमारे ब्रेन वॉश होता है, और फिर हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली वी वर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। हम जो स्टैंड कर रहे थे वो एक बहुत गलत जगह पे कर रहे थे, लेकिन ये सब हमारी बेहतरी के लिए किया गया। हमारी फ़ीस भी यहाँ पे की जाती है हमारी फैमिली की। अब एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, ये जनरल, इसमें 3 वार्ड्स हैं, एक जनरल है, एक VIP और एक ऊपर भी VIP हमारे पास। उसमें अगर कोई फैमिली अगर इतने पैसों का सदका भी देती है महीने का, तो वो एक किसी गरीब के घर का राशन बड़े अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन हमारी फैमिली हमारे पे इन्वेस्ट कर रही है, उनका और इस इदारे का यही मकसद है कि हम लोग नशे की एडिक्शन को क्विट कर दें। आइस लेते कहाँ से थे? दैट वाज फ्रॉम डिफरेंट डीलर्स, बट मैं जब लाहौर में था आई वाज BDM इन अ कॉल सेंटर, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो वहाँ से भी मतलब कि मुख्तलिफ डीलर्स से जिनसे मैं ले लेता था, और फिर यहाँ पे फैसलाबाद में भी जब मैं आया, यहाँ पे भी मतलब कि मुख्तलिफ डीलर्स से जिनसे मैं इन कॉन्टेक्ट होकर वॉइस में ले लेता ठीक था। है, आप मुझे बताएं आप कौन सा नशा करते थे? मैं आइस मैम कब से? तकरीबन 2015 से। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। जी हो गए। कैसे आदत पड़ी आपको इसकी? इसकी आदत इसी तरह ड्रिंकिंग से, एक दोस्त 5-6 जनों का ग्रुप था एक, तो एक इस चीज़ में जो सा इन्वॉल्व हुआ तो चेक किया है, फिर इसकी एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं भी इसी में इन्वॉल्व हो गया। तो फिर मेरा 2017 में मैं आया था मेरे साथ के। 17 में आप यहाँ, तब से यहीं पे हैं? नहीं, तब से नहीं, मैं आया था तकरीबन मेरा इलाज कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने 3 साल तक छोड़ा रखा है, इस चीज़ से काफ़ी दूर रहा। तो लेकिन उसके बाद मुझे फिर थोड़ा सा इसकी एडिक्शन, और एक इसी तरह दोस्त के साथ मैं दोबारा उसके साथ गैदरिंग हुई है, और गैदरिंग होने के बाद मैं दोबारा इसका। दोबारा कब आए हैं आप? मुझे तकरीबन इधर 4 माह हो गए हैं। तो 4 माह। जब आपको ये पहले आपने जब छोड़ी तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने दोबारा आपको खींचा कि आप नशा करें? वही बैड सोसाइटी। तो बैड सोसाइटी, जब आपको पहले भी पता था बैड सोसाइटी की वजह से आपको नशा लगा है, फिर उसी बैड सोसाइटी में चले गए आप? मैम ये तो सारी बात है, कोई भी चीज़ गलत हो उसको खुद ही सिलेक्ट करना इंसान की होती है। तो एक और चीज़ होती है कि यार कि मैं पहले इसको बहुत ज़्यादा करता था, अभी मैं थोड़ा सा कम करके, या थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हुआ इसको छोड़ना? नहीं, पहले बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन इधर आके जिस तरह लेक्चर लिए और जो मलक साहब वगैरह ने समझाया उससे काफ़ी आसानी हुई
फिर इधर रहने के बाद जिस तरह फैमिली की जाके सपोर्ट मिली तो बहुत आसानी से छूट हो गया था। जिन लोगों से आप ये आइस लेते हैं, नशा लेते हैं, क्या वो जगह जगह पर मौजूद होते हैं? जी जगह जगह पे एक तो इसके यूज़र ही इसके डीलर हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली होने की वजह से जो से भी हैं इसको ज़्यादा लेके आगे देना, या आपको किसी किस्म के बैड फ्रेंड्स ही हैं वो पहले आपको 1-2 मरता करवा देंगे, ठीक है, उसके बाद जब आपको इस चीज़ के आप आदी हो जाएंगे फिर आपसे वो आप अफोर्ड कर सकते थे? जी अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, लेकिन अफोर्ड करने के बावजूद जो ज़्यादा ये मार्केट में फैली है वो इसकी वजह यही है कि आपके दोस्त जो 3-4 ग्रुप में होते हैं वो आपको एक टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में आपको बिना किसी महफिल में वैसे ही करवा देंगे, लेकिन जब आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे फिर वो आप उनके पीछे पीछे होंगे, वो आपके आगे आगे है। ऐसे ही है, कुछ ख़वातीन भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको भी नशे की आदत है? जी नहीं, मुझे नशे की आदत नहीं थी, मैं इंजेक्शन लगा रही थी, इंजेक्शन में क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मैं इधर एडमिट हूँ। उसकी आपको आदत हो गई थी? जी आदत नहीं हुई थी, मुझे ना चेस्ट पे बहुत ज़्यादा ना उसकी पेन होती थी, पेन किलर इंजेक्शन और एक पेन किलर इंजेक्शन, एक ताकत का इंजेक्शन, दोनों मिक्स करके लगा के मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एडिशन में कितने टाइम से? आई थिंक सो 2-3 मंथ्स आफ्टर। अभी मतलब आप ये कर कब से रही थी? 2-3 महीने से? हाँ जी, 2-3 माह से कर रही थी। यहाँ पर कब आई आप? मैं यहाँ पे आज मुझे 14 डेज़ हो चुके हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? आप उस चीज़ को ख़त्म कर पा रही हैं? एक्चुअली मैंने ख़त्म कर दिया है, कर नहीं पा रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और काफ़ी इम्प्रूवल आ चुका है यहाँ तो पे। आपको लगता है कि जब आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर इस आदत को बिल्कुल ख़त्म करके जब निकलेंगी तो दोबारा से ये आदत नहीं होगी? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से केयर की गई है मेरी, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस अपनी प्रॉब्लम को फेस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि आज भी मैं चल जाऊँ या कल भी चल जाऊँ, मैं इस एडिशन से बिल्कुल फ्री जब हूँ। फैमिली को इस चीज़ का पता चला तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन ये है कि मैं इधर हूँ, ये फैमिली का रिएक्शन था। सख्त रिएक्शन आया उनकी तरफ? नो नो नो, क्योंकि मैं एडिशन में पहुँच चुकी थी उसकी तादाद बढ़ाने की वजह से। मुझे जब पहुंची कैसे हैं आप? मुझे पेन हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं इसका मशवरा किसने दिया आपको? एक्चुअली मैं खुद डॉक्टर हूँ। आपको डॉक्टर होते हुए आपने ये सब किया? यस, मैंने खुद डॉक्टर, मैंने स्किन लेज़र करती हूँ मैं। तो आपको लगा कि ये जो आप कर रही हैं, आपको उस टाइम पे ये आइडिया था कि ये जो आप कर रही हैं, जो इंजेक्शन आप यूज़ कर रही हैं, आपको इसकी आदत भी हो सकती है? यस, मुझे पता था, लेकिन मैंने बहुत हद तक अपने आप को कवर कर चुकी थी मैं। इसके साइड इफ़ेक्ट किस हद तक हुए आपको? ये कि मुझे इसकी ज़रूरत ये होगी कि 1 डोज, 2 डोज, 3, 4, 5, 6 मैंने इसकी तादाद को बढ़ा दिया था इस वजह से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नहीं लगा रही 15 डेज। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप यहाँ से सही होकर निकलेंगी। आप मुझे बताएं, आप भी आइस का नशे करते थे? जी बिल्कुल। क्यों? जस्ट आप कह लें फ़न से स्टार्ट हुआ, फिर इसकी एडिक्शन हो गई। सेहत को ख़राब करना, ख़ुद को तबाह करना आप लोगों को फ़न लगता है? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा था, हाँ, बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये वाकई कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्टार्टिंग में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे से अपनी ज़िंदगी भी तबाह करते हैं और अपने घर वालों की भी करते हैं, तब आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं आया? जी तब वाकई ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब ये चीज़ें आई अपने माइंड में, ये चीज़ों को रियलाइज़ किया, तो तब कुछ फैमिली में ने हेल्प की, और कुछ ये कि कुछ अपनी तरफ से, फिर कुछ घर में बैठ के छोड़ने की कोशिश की, फिर बाकी यहाँ पे आके हमारी ये लेते कहाँ से थे आइस? आइस जैसा कि पहले भी एक भाई ने बात की थी, सेम इसी तरह ये मुख्तलिफ डीलर्स मौजूद हैं? मुख्तलिफ डीलर मौजूद हैं हर जगह, जो मतलब इसको पी रहे होते हैं, जो हमसे अब पहले। तो आप उन डीलर्स की निशानदही भी कर सकते हैं क्योंकि खुद आप यहाँ पर सही होने के लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल, ज़रूर, इंशाल्लाह। तो लोगों को मैसेज दें, कोई आपकी तरह और भी हो सकता है, कोई फ़न में मगन हो गया हो कि हम भी इसको ऐसे फ़न ले लें, आइस ले लें, शुरू में उनको नहीं लग रहा होगा, उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं कि इस एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हर बंदे को अल्लाह ताला इस जैसी मूज़ी मर्ज़ और मूज़ी आदत से बचाए, जो आपको आपकी फ़ैमिली से, आपके प्यारों से और आपकी सेहत तंदुरुस्ती से, बहुत सी अच्छी चीज़ों से दूर कर देती है। और सबसे बढ़ के आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो आप अपने अंदर ही आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हैं, आपके अपने दिल में अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन चीज़ों से बचाए। बाकी मैं दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ आपको मतलब ना तो आपके किसी भी हक़ में किसी भी तरीके से कोई भी किसी किस्म का इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है, और आपको बहुत सी आपकी चीज़ों से आपकी मतलब दूर ले जाएगी। इसके लिए कितने टाइम से आप ये नशा कर रहे थे? मैं तकरीबन 1 साल से।
अच्छा, और यहाँ पर कब आए आप? मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। 2 महीने में क्या महसूस करते हैं कि वो आदत छूट गई है या मुश्किल हुआ बहुत? मैम, यहाँ आने से पहले भी मैंने घर में काफ़ी हद तक इसको रिकवर किया था। बाकी मेरी फैमिली में ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है कि अगर और भी कुछ किसी किस्म के जरासीम रह गए हैं ना, तो उसको ना मुकम्मल तौर पे उसकी ना यानी कि क्लीन हो जाए वो चीज़। बाकी यहाँ पे आके मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी जाती है और इसके अलावा लेक्चर दिए जाते हैं, समझाया जाता है और उसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ना रिकवर तकरीबन। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा स्टेप उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। आप ये सेंटर कब से चला रहे हैं? मैडम, ये मैं सेंटर 2014 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। चूँकि हमारे घर के अंदर एक पेशेंट था, तो मैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए शहर से बाहर गया और फिर मैंने देखा कि फैसलाबाद के अंदर कोई सस्ता इदारा मौजूद नहीं है। तो मैंने जब 2014 में पहला बोर्ड लगाया तो वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। आज ये पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे तकरीबन 250 लोग इस वक्त मौजूद हैं और 100 शहरों से हमारे पास लोग आते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जिनके वसाइल नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरा पैगाम पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर है कि नशे में जो लोग फंस जाते हैं इनको मदद की ज़रूरत होती है, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। लोग अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं या फैमिली की फोर्स करने पर आते हैं? 50% लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, 50% को ज़बरदस्ती दाखिल करवाया जाता है। और वो लोग, चूँकि जो बंदा जहनी तौर पे एडिक्ट है, जहनी तौर पे वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़िंदगी, उसको तो ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं होता। स्टार्ट कैसे लेते हैं ट्रीटमेंट का? हमारे डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, एहसन तारक डोगर साहब हैं। वो चिनोर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकियाट्री के शोबा के इंचार्ज हैं। वो जो जहनी अमराज के लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं। मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। मेरे ऊपर कई मरतबा हमला हो चुका है। अंदर मैं जब सेशन में जाता हूँ, मेरे गले के ऊपर किसी बंदे ने कोई ब्लेड फेर दिया था। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो ये सारे ख़तरे ज़िंदगी का हिस्सा हैं। स्टार्ट में जैसे कि हमने देखा, ये एक लॉक भी लगा हुआ है, उसके पीछे में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। क्या ये लोग ख़तरनाक हैं कि अगर आपने इनको खोल के बाहर छोड़ेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान होगा? नहीं, ऐसा बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अभी ये सारे लोग बाहर थे, खाना इन्होंने बाहर ही खाया है, चाय भी बाहर पी है, नमाज भी अभी असर की बाहर ही पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई बंदा जब इसको उठा के लाते हैं ज़बरदस्ती, तो उसका मेंटल लेवल आउट होता है। ऐसा भी होता है कि जो यहाँ से ठीक होके चला जाता है वो वापस भी दोबारा से उसको वो आदत पड़ जाए, दोबारा से आए? इसमें अगर मैं हकीकत आपको बताऊं कि 100 में 90 लोग रिलैप्स हो जाते हैं, 10 लोग बचते हैं, 90 दोबारा आ जाते हैं। इसकी वजह बहुत सारे मसाइल हैं। नंबर 1 है कि उसी माहौल में जाएंगे तो कभी नहीं बच पाएंगे, चाहे बंदा अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। नंबर 2 पे जिन लोगों को ये नशे की वजह से जाती है तो इस वजह से दोबारा इस पे लग जाते हैं। कुछ लोग एक नशे को छोड़ के दूसरे तीसरे पे चले जाते हैं तो वो लग जाते हैं। जब बंदा किसी एक चीज़ का एडिक्ट हो जाता है ना, तो सॉरी, मैं ये आपने कहा ये आदत के हवाले से आपने बात की कुछ लोगों से, ये आदत नहीं है, एक बाकायदा बीमारी है। 1935 में बाकायदा नज़रिया बीमारी डिक्लेयर हो गया है कि जो बंदा डेली नशा करता है उसमें से कुछ लोग बीमारी में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बीमारी फिर सारी उम्र रहती है। अब सारी उम्र या तो नशा करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। अब ये लोग कभी कभी नहीं कर सकते, इसलिए जब भी ये साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद दोबारा नशे की तरफ जाएंगे तो कंट्रोल करके नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ऐसे ही है कि कोई भी आदत छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे कि हमने लोगों से बात की है, खुदारा इसको फ़न लेना ख़त्म कर दें। ये कोई फ़न नहीं है। फ़न में आकर, बुरी कम्युनिटी में बैठकर, बुरे दोस्त बनाकर इस आदत में लग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, खुदारा अभी से वो अपना रास्ता जो है उसको तब्दील कर लें। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है नशे के आदी लोगों के हवाले से, और ये अगर मेरा कैमरा में दिखाए, जो आपको देखने में एक पेन जैसा लगेगा और देखने वाले को यही, इनफैक्ट मुझे भी देखकर यही लगा था कि ये एक पेन है, लेकिन ये पेन नहीं है, इसे शीशे की एक फॉर्म कहा जा सकता है। और ये मिला कहाँ से है? एक स्कूल में हूँ जहाँ पर टीचर्स ने ये बच्चों से बरामद किया है। बच्चों को मैं सामने नहीं लाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे अभी इस आदत में पड़े हैं, आदत छूटने से पहले उनके वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
तो वो टीचर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पकड़ा था, जिसको पेन समझा जा रहा है। तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि बच्चों की एज क्या थी जिनसे आपने ये पकड़ा, और जब आपने उनसे पूछा कि ये ले क्यों रहे हैं तो क्या कहा? जी, मैंने ना गया वॉशरूम में गया तो देखा तो आगे ना बच्चे ना ये ना हाथ में पकड़े हुए थे। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो कहते हैं सर ये पेन है, ठीक है ना। दोबारा मैंने पकड़ा तो ये हैवी था, पेन तो लाइट वेट होता है। तो मैंने पकड़ा तो देखा, मुझे नहीं पता था, मैंने भी पहली बार देखा है। तो मैं ना इनके ना इंचार्ज साहब के पास गया तो उनको मैंने बताया, कहते हैं ये शीशा है, ठीक है ना। फिर मैंने ना उनसे पूछा ये कब से आप यूज़ कर रहे हो, वो कहते हैं ना मेरा नहीं है, मेरे कज़न का है। तो फिर मैंने ना फिर उनके इंचार्ज साहब से बात की, फिर मैंने ना अपने प्रिंसिपल साहब को बताया ये सारा कि ये ऐसे ऐसे ना ये यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने ना बताया तो वो कह रहे हैं कि अब ना ठीक है, कंट्रोल है। किस क्लास के बच्चे थे? ये क्लास के थे, 9th क्लास के बच्चे थे। तो ना इंचार्ज भी नए आए थे तो उन्होंने कहा कि एक पहले से कंट्रोल है। हाँ ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने ऐसे बच्चों को पकड़ा है? हाँ जी, मैंने ये तो पहली बार ही, मैंने खुद पहली बार देखा ये। हाँ जी, तो ये देखें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के आदी होते जा रहे हैं? हाँ जी, ये ना ज़्यादातर हायर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे हैं 11वीं और 12वीं के, ज़्यादातर वो ना उनकी एज होती है तो उधर वो ना इस्तेमाल करते होंगे। तो एक दो पहले भी पकड़ा है। कसूरवार किसको समझते हैं इसमें? वालिदैन हैं जो कि बच्चों पे उस तरह से नज़र नहीं रख पा रहे? जी जी, वो ना पहली बात तो ये है कि जब ना स्कूल से अगर कोई कॉल करते हैं तो उनको ना रिस्पॉन्स देना चाहिए, इधर आना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे ना इधर से फ्री होते हैं तो वो ना हजूम बना के ना इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, पान शॉप पे जाते हैं, तो उधर ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे इस लेवल पे होते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये वो ले सकें? एक तो ये कि क्या ये इसकी कीमत क्या होगी? नहीं, मुझे इनकी पता नहीं, इनका हो सकता है एक्सपेंसिव हो, तो ये ना पान शॉप से मेरे ख्याल में इजी ये मिल सकता है, मिल जाता है। अब बच्चे पकड़ने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो मैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बात करूंगी। यकीनन ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो स्कूल में हैं बच्चों ने ये काम शुरू कर दिए हैं, और आपके स्कूल में ये पहला वाक़या है कि आप लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन ये पहला वाक़या इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता चल गया, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि कितने टाइम से ये सब कुछ चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, क्योंकि आवाम तक जाना चाहिए और पेरेंट्स तक जाना चाहिए इसका मैसेज जो है ना कि हम कहाँ पे खड़े हैं। एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। ये सारी उनकी कह लें नेगलिजेंस है, और जब वो अपना जो है ना ये बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल आएंगे। ये एक्चुअली ये पहला वाक़या नहीं है हमारे, क्योंकि स्कूल में जो है ना चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमारे टीचर नए आए थे, शायद इनको कम पता है। हमने जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये देखें, अब इसकी जो शक्ल जो है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे ना ये पेन है, ठीक है, जैसे कि आपके पास भी है, ये भी है। तो ये दूसरा ये है कि आप ये देखें कि ये चार्जेबल है, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग होती है, ठीक है। बच्चा जो है ये आसानी के साथ है, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है जी, और बच्चे के पास इतने पैसे भी नहीं होते, फाइनेंशियली भी कमज़ोर होते हैं। और फिर ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है वो क्योंकि अफोर्डिंग उनकी कैपेसिटी जो है वो कम होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस नशे को, तो फिर वो ये करते हैं कि ये बच्चे जो है ना मिल के ले लेते हैं। अच्छा, इसकी जो प्राइस है कोई ज़्यादा नहीं है, ये 500 से 1000 में आसानी से जो है ना आपको ये शॉप पे मिल जाती हैं। घंटा घर के इर्द गिर्द जो है काफ़ी दुकानें हैं जो वहाँ पे मिल जाए। हमने पूरी रिसर्च की है ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे बच्चा लेता है। हमने पूरी तहकीक की है, उनके वालिदैन को बुलाया है, ठीक है, उनको समझाया है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। तो अगर ये हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे ना तो फिर ये मामला जो है ना वो बिगड़ेंगे। अभी ये क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो यहाँ पे तो ये बहुत कम है, लेकिन ये देखने में जो आया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लीड स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे जो है ना ये बहुत आती हैं। और आवाम को और वालिदैन को जो है ना इसकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगी कि हमारे बच्चे कहाँ पे बैठते हैं, कौन से दोस्त हैं उनके घर, आते जाते कहाँ पे हैं, ये किस, और ये इनकी जो मसरूफियत है वो क्या है, फिर इनके अंदर जो है कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं कोई आ रही, आया कि ये बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, आया कि ये पढ़ने में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, सीरियस भी है या नहीं है। ये वालिदैन जो एक्चुअली ये है ना कि वो बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारा दौर था वालिदैन जो है ना वो नज़र रखते थे कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, इसके दोस्त कौन से हैं और ये कितना टाइम स्टडी में लगा रहा है। लेकिन अब जो है शायद वालिदैन के पास इतना वक्त नहीं है, वो पैसे कमाने के चक्कर में, और बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। और जो पैसा एक्सेस आ रहा है उस बच्चे का जो है वो ज़ाहिर तवज्जो जो है वो जैसे उसे कोई बुरी सोबत मिलेगी, कंपनी ऐसी मिलेगी, उसमें बच्चा जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। और हमने जब ये इनको पकड़ा तो इनके वालिदैन को बुलाया, और वालिदैन जो एक्चुअली ये है कि हमारे साथ तामन इसलिए नहीं करते कि वालिदैन ये कहते हैं हमारे बच्चे का कसूर नहीं है, इसको किसी ने इसको दे दिया था, ठीक है। वो इस बात की तरफ आते ही नहीं है कि हमने इतनी स्ट्रगल के बाद अगर हमने सर्चिंग के बाद या हमने इसको पकड़ लिया है तो हमारे साथ तावन करें। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया है, इसका तो था ही नहीं, इसका कसूर नहीं है।
तो उसमें आके फिर हमें भी थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है और हम समझते हैं कि ये शायद हमने ये क्यों काम किया। तो ये ज़िम्मेदारी तो जो है ज़ाहिर है नारकोटिक्स वालों की है। दूसरे यहाँ पे अब आप देखें कि आप थानों के सामने लोग जो है वो नशा करते हुए पाए जाएंगे। आखिर उनको कौन प्रोवाइड करता है नशा ना? तो वो सामने पड़े हुए, यहाँ पे आप चले जाएँ हमारे ये नज़दीकी थाने में, अब नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे आप सामने देखेंगे कि 20-20, 25-25 लोग जो है वो नशे के आदी जो है वो दीवारों के साथ लगे हुए हैं और वो नशा कर रहे हैं। आखिर उनको कौन प्रोवाइड करता है? तो आपने ये कंप्लेन एंटी नारकोटिक्स को की थी कि इस तरह से जगह जगह पे ये जगह बनी हुई हैं जहाँ से ये जो है पेनफॉर्म में शीशा जो है वो मिल रहा है, तो उन्होंने कोई एक्शन लिया? एक्चुअली ये है कि उनके पास ना एक्साइज वाले हैं, जो उनके पास एक डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स का, जो एंटी नारकोटिक्स जो एक्टिविटी जो है वो करती हैं। अच्छा, उनके पास जो ना इतनी मैन पावर नहीं है। वो कहती है हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, हम किसको पकड़ें? यानी बड़े बड़े यानी स्मगलर भी हैं, नशा बेचते हैं, फिर उसके बाद उनका एक नेटवर्क है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो माफिया है, ठीक है। और इनके पास मैन पावर थोड़ी होती है। फिर ये है कि क्योंकि अगर इनको पावर दे दी जाए, इनके पास पावर भी कम है, क्योंकि ये पकड़ते हैं और पकड़ के जो है ना मुतलका थाने में जो है ना वो केस जो है ना वो रजिस्टर करवा देते हैं। फिर थाने वाले जो है वो तफ्तीश करते हैं। अगर ये सारे मामला इन्हीं के पास हों, इनकी अपनी जेल हो, इनका अपना अमला हो, इनको ज़्यादा मैन पावर दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि यानी कि ये ईजिली जो है ना ये कंट्रोल कर सकते हैं। हमने सबको इन्फॉर्म किया है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे ढूंढे। आप ये इतनी पानों सीटों की दुकानों पे आप चलेंगे, आप देखेंगे कि नौजवानों की एक लाइन लगी हुई है। आप देखें वहाँ पे क्या चीज़ है जो ऐसे है जैसे कुछ चीज़ मुफ्त में मिल रही है। आप पानों में जो है वो नशा डाल रहे हैं, बच्चे खाते हैं और फिर नशा करते हैं। फिर ये है कि वहाँ पे आप देखें, ये ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ वाली बात ये है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूल या कॉलेज लगने से पहले आप किसी भी शॉप पे चले जाएं पानों वाली पे, वहाँ पे आपको एक गैदरिंग नज़र आएगी बच्चों की। यूनिफॉर्म के अंदर होंगे, बाहर खड़े होंगे, सिगरेट ले रहे हैं, वहाँ से वो पान ले रहे हैं। आखिर इसका इस्तेमाल क्या है? ये कहाँ क्यों करते हैं ऐसे बच्चे? अभी तो इनकी उम्रें जो हैं ये ग्रो करने वाली है, सीखने वाली है, और ये इन्होंने कोई बहुत बड़ा कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल बनना होता है। लेकिन ये बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं तो ये तो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, कौम भी तबाह हो रही है, फिर ख़ानदान तबाह होंगे। तो अच्छा, जो बच्चे आपको मिले उनके लिए सज़ा क्या मुख्तस की आप? नहीं, उनको ये था, उनको वार्निंग दी, उनके वालिदैन को बुलाया, ठीक है। अब हमारा जो रेगुलर उनके ऊपर चेक है, ठीक है, क्योंकि हम उनको ये तो नहीं कह सकते आप चले जाएं, ठीक है। हमने क्योंकि उनकी इस्लाह करनी है, हमने उनकी इस्लाह की है, उनके वालिदैन को रिक्वेस्ट की है कि आपकी मेहरबानी है, अगर ये आप ये समझते हैं कि ये इसको किसी ने दे दिया है, तब भी आप जो है इसके ऊपर जो है नज़र रखें, ठीक है। लेकिन ये है कि वालिदैन जो उतनी तवज्जो दे नहीं पा रहे जितनी देनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जो अपनी रोटी रोज़ी में लगे हुए हैं, इनको इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेमत है औलाद जो है। अगर ये औलाद जो है वो बिगड़ जाएगी तो फिर इनका काफ़ी नुकसान होगा। फिर आपने देखा होगा कि आजकल जो आप टीवी पे, अखबारों में बहुत खबरें आती हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, 4 साल की है, 5 साल की है, और ठीक है उसको यानी कि गला दबा के मार दिया गया है, उसके साथ ज़्यादती की गई है। ये इसके रिजल्ट्स हैं इस नशे के, क्योंकि एक बच्चा है, टीनेजर है, जब ये ऐसे जो है ना इस्तेमाल करेगा नशा, तो उसके बाद जो है ये नताइज आएंगे जो हमारे माशरे में नज़र आ रहे हैं। तो हमें एज ए मिनहसल कौम जो है वो पूरा सोचना चाहिए कि हमारी कौम किधर जा रही है, हमें इसे मुल्क को नशे से पाक करना है। हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो हम ये बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के इल्म में भी नहीं है कि आया कि क्या ये भी एक नशा है। और लेकिन बच्चों को सबको पता है, लेकिन वालिदैन को पता नहीं है, साजा को पता नहीं है, मुआशरे को पता नहीं है। अब आप ये देखेंगे जब ये बच्चा जो है ये जब इसको इस्तेमाल कर रहा होता है तो जस्ट क्लास के अंदर ऐसे लग रहा होता है ये शायद इसके पास ये बॉल पॉइंट या पेन है, और ये पेन की शक्ल का है, और बच्चा जो है वो उसका धुआं भी नहीं है। फिर ये चार्जेबल है, चार्ज हो जाता है। फिर ये है कि इसके अंदर जो है वो 40-50 रुपये का जो लिक्विड डलता है वो डाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ये कि अगर बच्चे अफोर्ड नहीं करते, वो 3-4 बच्चे मिल के ये काम कर लेते हैं, 10-10, 15-15 रुपये डाल के जो है ना वो। फिर दूसरा ये बदकिस्मती ये है हमारी कि ये जो लोग पानों सिगरेटों वाली दुकानों वाले हैं, ये नहीं देखते कि हम पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन लोगों के बच्चों को ख़राब करें। ये ऐसा नशे वाली चीज़ें क्यों रखते हैं? ये भी कह सकते हैं ना कि नशे के साथ साथ बीमारियां भी फैला रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि 5-5 बच्चे अगर एक चीज़ को ले भी रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो देखिए जी, हर तरह की जो डेंजरस बीमारी है ना वो इससे जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ज़ाहिर है जैसे हुक्का पिया जाता था, ठीक है, अब जो है ये पीते हैं, तो ये बच्चे जो है ना आजकल आपको पता कितनी वबा फैली हुई है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, तो वो बीमारियाँ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं एक से दूसरे की तरफ डेफिनेटली। लेकिन हमने यहाँ पे अपने इदारे में जो है ना वो 100% चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। हम रेगुलर चेक करते हैं, क्योंकि हमारे नोटिस में ये बात आई हुई है। हम बच्चों को उनके बैग चेक करते हैं, फिर जो है हमारे पास क्योंकि सेंसर्स हैं, ठीक है, सेंसर से जो है हम बच्चों के बैग चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये आप कह लेंगे ये ना होने के बराबर है। लेकिन मेरी यानी कि रिक्वेस्ट है तमाम असातिज़ा से भी, तमाम सरबराहान अदारा से भी, कि कम से कम जो बच्चों के ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, ठीक है। फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें अब ये बच्चे कहाँ जाएँ, इनको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर कितनी ऐसी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बच्चों को खोलने का मौका मिलता है। बच्चे तो गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, घरों के 2-2, 1.5-1.5 मरले के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो बेचारे जाएँ कहाँ? ये हुकूमत को चाहिए ये है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास खुले मैदान थे,
और हम वहाँ पे खेला करते थे, ठीक है ना। अब हम बच्चों के पास ग्राउंड्स नहीं है, नंबर एक तो ग्राउंड वैसे ही नहीं है, और जो हैं उनको हम पार्कों में बदल रहे हैं, सैरगाहें बना दी हैं। खेलने कूदने के लिए बच्चों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। अगर 80 लाख की आबादी है फैसलाबाद की, तो उसमें 60% जो हमारे ना नौजवान बच्चे हैं, अगर और ये 60% ये तकरीबन हमारे 60 लाख के करीब आबादी बनती है। अब पूछना ये है कि हुकूमत वक्त से कि आया कि इनके पास खेलने के कितने यानी कि हमारे पास मैदान मौजूद हैं, वो तो है ही नहीं। डेफिनेटली ऐसी है कि जब कोई और एक्टिविटी होगी तो यकीनन जो है बच्चों का माइंड जो है वो इस तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर चूंकि अगर बच्चे इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी का जो है वो ख्याल करें। अभी वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ माहिर नफ्सियात समरीन अफजल मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। समरीन साहिबा, ये बात तो मैं आपसे बाद में जानूंगी कि जब एक नशे की आदत पड़ जाती है तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या मुश्किल है, आसान है। पहले तो ये मुझे बताएं कि आप समझती क्या हैं कि आखिर नशे का आदी एक बंदा होता कैसे है? ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशली भी और हम ये कहें मॉरली और बाकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों आदी होते हैं लोग? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि बहुत सारे आप ये कहें कि इसमें फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जर्नली जो है इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स में, सोशल आस्पेक्ट्स में, ठीक है, और रिलीजियस आस्पेक्ट में, स्पिरिचुअली भी हम लोग जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से भी देखते हैं कि इसकी आप ये कहें कि मल्टीपल वजूहात हैं, ठीक है, जिसमें सोशली और रिलीजियसली भी और बाकी चीज़ों का जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी इंसान को नशे के आदी बनाने में आप ये कहें कि रोल प्ले करते हैं। अब देखें साइकोलॉजिकली किसी की कोई वीकनेस, ठीक है, या फिर आप ये कहें कि अभी आजकल जो चीज़ हमारे देखने में आई है, ठीक है, वो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जनरली इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि देखें एडिक्शन तो एक आस्पेक्ट है जो कि ईयर्स लॉन्ग से चल रहा है, लेकिन करंटली हम लोगों ने ये देखा है कि हमारी जो यूथ है, जो आप कहें कि यंगस्टर्स हैं बेसिकली, वो भी इन एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट था एंटरटेनमेंट का और आप ये कहें कि एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो एडिक्टिव बिहेवियर्स भी होते हैं कुछ इस तरह के जिसको एडिक्शन के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया। यानी कि एंटरटेनमेंट एक अलग एंटिटी है, लेकिन उसको एडिक्शन के साथ आप ये कहें कि मर्ज करके, ब्लर करके लोग जो हैं सोशली इन चीज़ों के थ्रू जो है अपनी आप ये कहें कि एंटरटेनमेंट का वे बना लिया है। जो कि जैसे सम टाइम होता है दोस्त बैठे हुए, दोस्त यार बैठे हुए हैं, किसी एक ने सिगरेट पी ली या कोई भी नशा कर लिया तो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए वक्ती तौर पर कर लिया, और आप ये कह रही हैं कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ के यूज्ड हो जाते हैं। हाँ जी, ये तो एक आप ये कहें कि ये इसका एक सोशल आस्पेक्ट है, ठीक है, कि एक पीयर प्रेशर में ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है वो बहुत रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को फॉर्म करने में। लेकिन इसके साथ हम लोगों ने जो ये चीज़ देखी है ना कि एंटरटेनमेंट में पहले ये था कि अपने स्ट्रेस का, इवन स्ट्रेस को मैनेज करने के लोगों के पास वेज़ नहीं है, जो कि पॉजिटिव वेज़ हैं उनको लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है, और इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में इसको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बना के, और आप ये कहें कि एडिक्टिव जितनी भी चीज़ें हैं उसके थ्रू जो है ना वो आप ये कहें कि पीस, स्ट्रेस को मैनेज करने का वे जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि जैसे आपने ये बात की कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अक्सर लोग, क्या घर की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हर किसी की लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगी, लेकिन इसको ज़रिया बनाना उनके लिए इतना आसान हो जाता है कि अपनी जो टेंशन है उसको ख़त्म करने के लिए हम नशे के आदी बन जाएं। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा वैलिड है कि अगर टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हम लोग सीख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सोशल प्रेशर्स भी हैं, आप कहें कि एक यंगस्टर की लाइफ में आप ये कहें कि सोशली भी बहुत सारे एनवायरमेंटल दोस्त हैं, ठीक है, उसकी कंपनी है। फिर वही बात है कि पहले फिर भी कोई ना कोई एक कट लाइन होती ज़रूर थी कि भाई किस तरह से जो है स्ट्रेस है या कोई भी चीज़ है उसको हम ख़त्म करके और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपने हमें बता दी कि किस तरह से आदी हो जाते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं या क्या। एक आदमी जो नशे का आदी हो चुका है
उसकी ज़हनी कैफ़ियत को कैसे देखती हैं? होता क्या है अमूमन आपने भी जैसे देखा कि अगर नशा करता है वो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसकी ज़हनी कैफ़ियत कैसे हो जाती है? ऑब्वियसली ज़हनी कैफ़ियत जो है वो बहुत बुरे से मुतासिर हो जाती है, ठीक है, इंसान के रिलेशनशिप पे और सोशली इन चीज़ों का इम्पेक्ट आता है। लेकिन नफ्सियाती एतबार से अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि लोग आजकल इसमें बहुत बहुत बड़ी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। ऑब्वियसली रियलिटी से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से आजकल हमने देखा है कि यंगस्टर्स में आइस का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप देखें कि इस तरह की चीज़ें जो कि स्टिमुलेंट हैं बेसिकली, जिससे आप ये कहें कि नींद ख़त्म हो जाए, भूख ख़त्म हो जाए, तो ऑब्वियसली एक बंदा, आप खुद भी देख सकते हैं कि नेचुरली अगर हम एक दिन नहीं सोते हैं तो हमारी क्या ज़हनी कैफियत होती है। तो अगर एक पर्सन एक ऐसी यूज़ कर रहा है ड्रग जो कि नींद भी ख़त्म करती है, भूख को भी ख़त्म कर रही है, ठीक है, बुरे तरीके से नेगेटिव वे में उसका वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और हमने तो ये भी देखा है कि इससे एक तो आप कहें कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं और एक है कि आप ये कहें कि इलनेस का ट्रिगर हो जाना। तो ये है कि आप ये ड्रग्स जो हैं बेसिकली इंसान में आप ये कहेंगे साइकोसिस वगैरह जो है, हमने देखा है इसकी वजूहात ये चीज़ें भी हैं। हमारे पास आजकल बहुत से लोग ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ आते हैं, ठीक है, और उसमें यही आइस का यूज़ है, कोकीन, बाकी ये वाली ड्रग्स जो हैं, जो कि हम प्रीवियसली ये समझते थे कि हमारे कल्चर में उस तरह से लोग नहीं यूज़ करते। लेकिन अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है कि बहुत बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लूँगी, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है और लोग हॉस्टल्स में भी और वैसे भी जनरली भी, ठीक है, सोशली भी एक बात भी मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी कि जैसे हमने कह दिया कि स्ट्रेस की वजह से, लेकिन यहाँ पर हम यंगस्टर का बहुत जिक्र कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इतनी सी उम्र में टेंशन्स, और ख़ास तौर पर ये बड़ा क्योंकि मोहब्बत के बड़े वो किस्से चलते हैं, खुदकुशियाँ भी करते हैं, तो काफ़ी हद तक फैक्टर इस चीज़ को इन्वॉल्व करके भी अक्सर जो नौजवान नस्ल है वो नशे में लग जाती है। जी, ये एलिमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी सी उम्र में टेंशन, एक तो आप ये कहें कि सोशली चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, अब तो हम जेंडर वाइज भी इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पहले यूजुअली हम लोगों ने देखा कि मेल्स में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि फ़ीमेल्स में भी है और इवन यंग मदर्स जो हैं, ठीक है, उनमें भी ये चीज़ है। और आप देखें कि उनका फैमिली इन्वायरमेंट किस तरह से होगा, वो अपने बच्चों की देखें, माँ की गोद जो है बेसिकली प्रीवियसली भी, करंटली भी अगर हम अपने कल्चर में देखें तो आप ये कहें कि उसकी ट्रेनिंग का जो इन्वायरमेंट जनरेट करना है, माँ की गोद जो है वो एक दरसगाह है बेसिकली, ठीक है, बच्चे की तरबियत के लिए। लेकिन इस तरह से अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं, ठीक है, ड्रग्स का यूज़ है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके फैमिली इन्वायरमेंट में कितने गैप्स होंगे और उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या फॉर्म होगी और आगे किस तरह से ये चीज़ें जो हैं इंसान को लाइफ में इम्पेक्ट कर सकती हैं। कुछ अब नशा छोड़ने की बात कर लेते हैं कि एक बंदा जो नशे का आदी है उसके लिए कितना मुश्किल है उस आदत को ख़त्म करना। एक इंसान जो कि आप ये कहें कि ये तो एक साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और आप ये कहें कि एक डिपेंडेंस है बेसिकली, ठीक है, जो कि आप ये कहें कि प्लेयर को एक्वायर करने के लिए वक्ती तौर पे आप ये कहें कि अपनी कुछ चीज़ों से अपनी जान छुड़वाने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन देखें अल्टीमेटली जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के वेज़ आने चाहिए, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, मेडिसिन के साथ इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली आप ये कहें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एक इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके ट्रीटमेंट में वो बायो साइको सोशल मॉडल का है, ठीक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे काम करना, साइकोलॉजिकली और सोशली भी, जिसमें पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट किया जाए। और देखें नशे का पर्सन जो नशा इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली वो कोई मुजरिम नहीं है, बेसिकली उसको एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए हमें, ठीक है, उनको गाइड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ इस तरह से स्टार्ट हो गई है तो उससे बचने के लिए
क्या तदाबीर, एक तो ये है कि प्रिवेंशन पे भी काम करना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग, ये एक शो है आप लोगों का, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट किस्म का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, आप ये कहें कि सोशली भी, और आप कहें कि जो इदारों में आप ये कहें कि लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली ये तो देखना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक इंसान, उसको राज़ी कैसे करना है? हाँ जी, डेफिनेटली उसकी मोटिवेशन को हमने इन्हेंस करना है, ठीक है। उसको हमने सोशल, साइकोलॉजिकल, मॉरल और सारी उसकी आप कहें कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना, ठीक है, कि इसके क्या नुकसानात हैं, क्या क्या आप ये कहें कि नेगेटिव उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, और फ्यूचर में उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे इसके जो मनफी असरात आ रहे हैं उससे बचने के लिए उसको हम मोटिवेट करें फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। मोटिवेशन इज़ समथिंग इन एडिक्शन, जिसमें हम आप ये कहें कि उसको मोटिवेट करके इस चीज़ के ऊपर लेके आ सकते हैं। और जो पर्सन हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में भी, जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कि वो लोग जो कि मोटिवेटेड हैं, जो इसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको सिर्फ फैमिली वाले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो लेके आ रहे हैं। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और बाकी ये है कि रिहेबिलिटेट करना भी बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी स्किल्स और ऐसी एक्टिविटीज़ हों यंगस्टर्स के लिए जहाँ पे उनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव चीज़ों में चैनलाइज हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई इसका आदी हो भी गया है तो अपना इलाज जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। सेंटर्स मौजूद हैं, और स्ट्रेस को ख़त्म करने का सिर्फ ये एक ज़रिया नहीं है, और बहुत से ज़रिए हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।